हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2, दोनों में हेल्प करेंगी। तो आप लोग डेली 3 बजे और 5 बजे भी क्लास जो होती है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग पेपर 2 के लिए एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास आपका जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है उसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग जो है डेली 3 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हिंदी पेडागोजी में क्या होता है, 15 नंबर का जो है आपका पैसेज होता है और 15 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी पेडागोजी से। तो आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। ठीक है, यानी सुधा नाम की एक टीचर है और वो कक्षा 2 में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है, यानी आदेश भी देती है, साथ ही कहीं पर भी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो निर्देश भी दे रही है, यानी गाइड भी कर रही है, जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का जो है अनुसरण कर रही है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन पहला है, परामर्श कोश है, या फिर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम है, या फिर मानवीय उपागम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब उसको ज़रूरत पड़ रही है तो वो निर्देश भी दे रही है और साथ ही जो है गाइड भी कर रही है कि कहाँ पर आपको कैसे काम करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन होगा कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया हो रही है। परामर्श यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि आदेश भी दिए जा रहे हैं। संप्रेषणात्मक उपागम में होता है कि टीचर और बच्चे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, यानी डिस्कस कर रहे होते हैं। मानवीय उपागम आपका यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, यानी हर तरीके की एक्टिविटी इंक्लूड की जा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि जो है ऋतु चाहती है कि उसकी उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से जो है लिख सके। शब्द रचना के किस तत्वों को समझने की जरूरत है, यानी टीचर चाहती है कि जो बच्चे हैं वो शब्दों को सही तरीके से लिख पाएं। तो शब्द रचना के लिए आपको कौन से तत्वों की जो है जरूरत पड़ेगी, तो वर्तनी और पठन होगा, या फिर संयुक्तिकरण और रूपांतरण होगा, या फिर लेखन और श्रवण होगा, या फिर समानार्थी और विपरार्थी होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि संयुक्तिकरण और जो है रूपांतरण होगा। देखिए जो है यहाँ पर बताया गया कि विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिख सके। अब जब बच्चे तभी सही से लिख पाएंगे जब उनको शब्दों को सही से समझने की क्षमता होगी, साथ ही जो है वो शब्दों को समझ पा रहे होंगे और शब्दों का सही से रूपांतरण कर पा रहे होंगे, साथ ही संयुक्तिकरण कर पा रहे होंगे, तभी जाके वो बेहतर लिख पाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। देखिए वर्तनी पठन आपका एक अलग सेंस हो जाता है, लेखन और श्रवण ये आपका नहीं होगा, शब्द समानार्थी और विपरार्थी भी आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि शब्दों को सही तरीके से लिखने के लिए संयुक्तिकरण और रूपांतरण जरूरी है। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन आपका मच बेटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट, जिसमें पूछा है कि अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उन जो है उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो अनिका यानी अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वह अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़कर या फिर प्रयोग करके पढ़े। यानी कि टीचर चाहती है कि जो बच्चे इंग्लिश के वर्ड सीख रहे हैं इसको वो अन्य विषयों में, जैसे हिंदी हो गया या फिर आपका इंग्लिश हो गया, तो अदर सब्जेक्ट में भी जो है उसका प्रयोग करें, यानी यूज करके सीखें। इससे विद्यार्थियों को जो है किस बात में मदद मिल पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें पहला ऑप्शन है कि अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन मिलेगा, इसकी वजह से कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना, या फिर
अंग्रेजी भाषा के प्रति जो है बने भय को दूर करना, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रति बच्चों में जो भय होता है उसको आप दूर कर रहे हो, या फिर अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों के साथ आप जोड़ पा रहे हो, जोड़ने के लिए जो है बच्चों को मौके दे रहे हो, तो ये बेस्ट होगा। क्योंकि बच्चा इंग्लिश के वर्ड जो सीख रहा है वो जब अन्य सब्जेक्ट में प्रयोग करेगा तो उसकी जो क्लियरिटी है वो और स्ट्रांग होगी, ठीक है, जो डाउट होंगे वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है कि रवि अपने विद्यार्थियों को जो है ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरीके से जो है मदद कर रहा है। यानी कि बच्चों को जो है रवि क्या कर रहा है, ड्रामा सिखा रहा है, यानी कि जो है प्ले ग्रुप करवा रहा है, यानी प्ले जो है एक्टिविटी करा रहा है। तो पहला है संवाद लेखन क्षमता विकसित करना चाह रहा है, या फिर नाटक पढ़ाने की क्षमता विकसित करना चाह रहे हैं, या फिर संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित होगी, या फिर अभिनय के गुणों को विकसित करना। देखिए जब आपने देखा होगा कि जो है स्कूलों में जो है एकांकी वगैरह करवा दी जाती हैं, कोई शो जो है कंडक्ट करवा लिया जाता है, या फिर जो है कोई ड्रामा वगैरह होता है। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनमें संप्रेषणात्मक क्षमता बेहतर होती है, क्योंकि उनको रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है कि आप ये रोल करेंगे, आप ये रोल करेंगे, तो उसमें बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होता है और वो खुद को वहाँ पर रख कर जो है महसूस करता है कि हाँ, अगर हम इस कंडीशन पे यहाँ पर हैं तो ये फील होता है, ऐसे जो है प्रॉब्लम से हमको निकलना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चों में संप्रेषणात्मक क्षमता बेहतर हो रही होती है, यानी बोलने की जो क्षमता है वो उनकी बेहतर हो रही होती है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, वो अच्छे से बोल पा रहे होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संवाद लेखन क्षमता का कहा यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। उनमें बोलने की क्षमता बेहतर होगी, साथ ही वो चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासरूम में देखा होगा कि बच्चों को खड़े करके रीडिंग करवाई जाती है। अब रीडिंग करवाने से क्या होता है कि पहली बात उनकी रीडिंग बेटर हो रही होती है, दूसरी बात बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा होता है, वो क्लासरूम में खड़े होकर बोलने की उसमें हिम्मत आ रही होती है, और धीरे धीरे करके बच्चा पहले क्लास में बोलना सीखता है, फिर जो है स्टेजों पर बोलना जाके सीख रहा होता है, फिर धीरे धीरे करके वो बड़े लेवल पर भी अच्छे से जो है स्पीच दे पा रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, बोलने की जो है क्षमता बेहतर हो, ठीक है, तो इस वजह से ये सारी एक्टिविटियां कराई जाती हैं। अगला है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है, यह ड्रिल की जो है विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है, ये यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो संरचनात्मक है, या फिर जो है व्याकरण अनुवाद है, या फिर संप्रेषणात्मक है, या फिर रचनात्मक। देखिए रचनात्मक में तो कुछ क्रिएट किया जाता है, कुछ बनाया जा रहा होता है, पर यहाँ पर बात हुई है विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है, ठीक है, यानी वाक्यों की जो संरचनाएं हैं वो सिखा रही है, साथ ही ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। तो संप्रेषणात्मक यहाँ पर आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि संप्रेषणात्मक का मतलब होता है कि बातचीत करना, डिस्कशन होना। व्याकरण अनुवाद भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांसलेट की बात नहीं हो रही है। रचनात्मक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडक्ट नहीं किया जा रहा, कुछ क्रिएट नहीं किया जा रहा। यहाँ पर होगा आंसर आपका फर्स्ट, यानी कि संरचनात्मक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड जो प्रीवियस के क्वेश्चन की पीडीएफ हैं ये सारी वहां पर मिल जाएंगी, आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है, आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी होगी, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए, इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है, या फिर विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है, या फिर विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उसको और जो है
उनका अर्थ याद करने के लिए, तो याद करना आपका नहीं होगा। कठिन शब्दों से जो है सामना हो, तो शब्दकोश की मदद लेना, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। बच्चा कब तक जो है शब्दकोश की मदद लेता रहेगा। राइट आंसर जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में कहा है कि विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि शब्द भंडार के महत्व को समझेगी। तो नॉर्मल सी बात है कि जो है संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ को समझना हमेशा जो है एक इस पे एनसीएफ भी फोकस करता है, साथ ही इंक्लूसिव जो क्लासरूम है वो भी इस पर फोकस करती है कि बच्चे की जो लर्निंग हो रही है वो जो है संदर्भ में होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बच्चों को संदर्भ में सिखाओगे, यानी लर्निंग उनकी मीनिंगफुल होगी, तो बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा होगा और वो चीज़ों को आसानी से समझ पाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि संदर्भ के आधार पर जो है शब्दों के अर्थ का अनुमान बच्चा लगाएगा। राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका मच बेटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, या फिर सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, या फिर किसी एक भाषा को समझना, या फिर इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो देखिए, नॉम चॉम्स्की की जो थ्योरी है वो जो है भाषा उपकरण पर ही आधारित है, और इनका कहना ये है कि जो एलईडी होता है वो 5 साल तक बच्चे का जो है ज़्यादा एक्टिव होता है। क्योंकि अगर 5 साल का बच्चा है, आप उसको किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में अगर आप जो है रहने के लिए छोड़ देते हो, तो वो वहाँ की लैंग्वेज को एक 20 साल के व्यक्ति से मतलब जो है 20 साल के व्यक्ति से, या फिर 10 साल के, या फिर 15 साल के भी बच्चे से बेहतर सीखेगा। यानी कम टाइम में भी वो जो है वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, सीख लेगा 20 साल का भी व्यक्ति, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो 5 साल का बच्चा है वो जल्दी सीखेगा। रीज़न ये है कि उसका एलईडी जो होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो उसका ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई 5 साल तक का बच्चा होता है, तो वो बहुत जल्दी लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा होता है। आपने कुछ ऐसा वर्ड बोला होगा जो आप भूल जाओगे, बट बच्चा उस वर्ड को याद रखता है। ठीक है, तो रीज़न यही है कि उसका एलईडी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की। तो यहाँ पर भाषा अर्जन उपकरण की बात हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन कि सार्वभौमिक जो है व्याकरण को समझना। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र सिखाती है और फिर जो है उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है, यानी एक टीचर है, वो क्या कर रही है, विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। साथ में क्या कर रही हैं, विद्यार्थियों को वो वस्तु के जो चित्र हैं, यानी पिक्चर हैं, वो दिखा रही हैं। और पिक्चर को दिखाने के बाद वो उसका नाम भी बता रही हैं। जैसे कि उन्होंने जो है मैंगो दिखा दिया, अब मैं मैंगो को दिखाया, फिर उसने उन्होंने बताया कि एक आम है या फिर एक मैंगो है। उन्होंने जो है हाथी को पिक्चर दिखाया, फिर उन्होंने बताया कि एक हाथी है या फिर ये एक एलिफेंट है। तो ऐसे में जो है वो चित्र भी दिखा रही है, यानी पिक्चर दिखा रही है, साथ में उसके नाम भी बता रही हैं। अब अगर ऐसा होगा तो बच्चा अगर पिक्चर के थ्रू जो है, नाम के थ्रू अगर नहीं समझ पा रहा है कि एलिफेंट कैसा होता है, तो वो पिक्चर देख के समझ जाएगा कि अच्छा ये हाथी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चों में क्लियरिटी आ जाती है। तो यहाँ पर जो रेखा है वो क्या करने का प्रयास कर रही है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कक्षा इंटरेस्टिंग, यानी क्लासरूम जो है इंटरेस्टिंग हो, इसलिए वो जो है एक्टिविटी कर रही हैं। अगला है अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है। तो ये आपका नहीं होगा कि वो अपने आप को अपनी चित्रकारी कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है, या फिर अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, देखिए फर्स्ट भी आपका सही हो सकता है, लेकिन जो सीटेड के द्वारा वेरीफाई है वो थर्ड ऑप्शन है।
और थर्ड ऑप्शन ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि शब्द सीखने में मदद कर रही है। जब पिक्चर दिखाया जा रहा है और पिक्चर के थ्रू हम शब्द बता रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे यहाँ पर शब्द सीख रहे हैं। भाई उन्होंने एलिफेंट की पिक्चर देखी, अब पिक्चर के थ्रू नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर नाम बता दिया गया कि ये हाथी है, ये एलिफेंट है, तो बच्चा तुरंत समझ गया। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या सीखा, नाम सीखा कि जो है अच्छा ये एलिफेंट है, ऐसा दिखता है, ये मैंगो है, ऐसा होता है, ये एप्पल है, इसको एप्पल बोलते हैं, ठीक है, ये बॉल है, ये बैट है। तो इसमें क्या बच्चा वर्ड सीख रहा है, यानी शब्द सीख रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू प्याजे के द्वारा देखा जाए तो उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि जो है 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे सिंबल के थ्रू सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट भी हो सकता था, बट इतना ज़्यादा जो है काफ़ी अच्छा नहीं है, इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है भाषा अधिगम के जो है संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। देखिए भाषा अधिगम और भाषा अधिगम और अर्जन उपकरण यानी भाषा अर्जन उपकरण की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है। तो नॉर्मल सी बात है, नॉम चॉम्स्की के द्वारा। क्योंकि भाषा अधिगम जो होता है वो हम स्कूल के थ्रू, कोचिंग के थ्रू सीख रहे होते हैं, ठीक है। इसके लिए पार्टिकुलर हम कोई बुक खरीदते हैं, लेकिन भाषा अर्जन जो होता है वो हम नॉर्मल तरीके से अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये हम लोग कंटेंट में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है नीदा जो है अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन कर जो है पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। यानी चीता चीता एक नाम का एक जो है कविता है, पोयम है, तो उसको पढ़ाने से पहले बच्चों से चीता जो है चीते के बारे में डिस्कस करती है, क्लासरूम में चर्चाएं कर रही है। तो नीदा क्या करने की कोशिश करी, यानी मान के चलिए क्लासरूम में कोई एक टॉपिक पढ़ाना है। अब टॉपिक से रिलेटेड जो है टीचर ने क्या किया, टॉपिक पढ़ाने से पहले जो है उससे रिलेटेड बच्चों से थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि टीचर को ये पता चल जाए कि आखिर इस बारे में बच्चों को कितना आता है। अगर बच्चा कुछ समझ रहा है, कुछ जानता है, तो हम उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे, या फिर बच्चों को कुछ भी नहीं आता है तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी एज ए टीचर के रूप में आप क्लास में जाएं, सबसे पहले जो टॉपिक आपको डिस्कस करना है उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से थोड़े बहुत क्वेश्चन करें, या फिर उनसे पूछें कि इस बारे में आप क्या जानते हैं, आपकी क्या राय है। तो बच्चे जो होंगे वो उस बारे में बताएंगे, अगर उनको नॉलेज होगा तो वो बताएंगे, अगर उनको नॉलेज नहीं होगा या फिर जो भी नॉलेज होगा वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस आधार पर जो है अपनी जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो है ऑप्शन इसमें बताया गया है कि अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, या फिर अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है, या फिर अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है, या फिर विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला, देखिए बच्चों को ये वो नहीं बता रही कि कविता कैसे पढ़ी जाती है, ना तो यहाँ पर रुचि को क्रियाशील बना रही है कि बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे, हो सकता था। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। देखिए जो है अगर फर्स्ट यहाँ पर ना होता तो हम थर्ड के साथ भी चले जाते, क्योंकि रुचि को यानी कि विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है, ये भी सही था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, डिस्कस करना होता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम पहले बच्चों से पूछ लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत बच्चों को आइडिया करवा देते हैं कि ये इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं चीज़ों को। अगर उनको पता नहीं होगा तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट है, क्योंकि हम बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम जहाँ पर भी अपनी एक्टिविटी में इंक्लूड कर लेंगे, या फिर हम लर्निंग के दौरान इंक्लूड करेंगे, वो बेस्ट होता है, ठीक है। रीज़न ये है कि जब हम बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जो है इंक्लूड करेंगे, तो बच्चा अपने आप को इंक्लूडेड महसूस करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जब बच्चे का हम प्रीवियस नॉलेज इंक्लूड करेंगे तो उसको भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। और टीचर को भी ये हेल्प मिल जाती है कि आखिर इस बच्चे को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, कहाँ पर कन्फ्यूज़न है, कैसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं। यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बच्चों का प्रीवियस नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग में इंक्लूड करने के लिए।
अगला है प्रतिस्थापन सूची किसके जो है शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? व्याकरण में, कविता में, शब्द अर्थ में या फिर रचनात्मकता में? यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि विकल्प सूची जो है कहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी? वो व्याकरण में ही की जाएगी, कविता में नहीं हो सकती, शब्द भंडार नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जोसेफ जो है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? यहाँ पर आपको बताना है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है या फिर व्याकरण अनुवाद विधि है या फिर मौन विधि? तो मौन विधि यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ा रहा है। परामर्श कोश है, ये भी नहीं होगा। अब समग्र भौतिक प्रतिक्रिया आपका हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों को, यानी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग किया जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, आप व्याकरण अनुवाद विधि हो जाएगा, क्योंकि हम व्याकरण अनुवाद विधि में क्या करते हैं, एक लैंग्वेज की मदद लेके हम दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। सपोज दैट जैसे कि आपको हिंदी आती है, अब आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप हिंदी की मदद लेते हो, क्योंकि हिंदी में कुछ रूल आप सीख रहे होते हो, ट्रांसलेट करते हो, उसके बाद आप इंग्लिश को सीख रहे होते हो। तो एक लैंग्वेज के थ्रू हम जब दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं यहाँ पर, तो व्याकरण अनुवाद विधि हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीखते हैं, यानी उसमें किसी भी दूसरी लैंग्वेज की हम हेल्प नहीं ले रहे होते हैं और ना ही हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को जो है किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें? यानी क्लास जो है थर्ड में पढ़ा रही है और पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण को जो है शिक्षण के समय रोमी किस विधि का जो है इस्तेमाल करे कि बच्चा जो है नाटक में इंटरेस्ट लेने लगे? तो शाश्वर वाचन होगा, या फिर भूमिका निर्वाह होगा, या फिर मौन पठन तो आपका होगा नहीं, चित्र संयोजन भी नहीं होगा। यहाँ पर भूमिका निर्वाह आपका सबसे बेस्ट होगा। रीज़न ये है कि जब बच्चा इंक्लूड होगा, जब बच्चा उसी एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। ठीक है, मान के चलिए आपने जो है मतलब क्लासरूम में कोई प्ले करवा दिया, अब उसमें आपने बच्चे को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, सभी बच्चे को इंक्लूड किया, और जब बच्चा उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जब अपना रोल करेगा, तो उसको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और साथ ही साथ एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होगा और वो एक्टिव रहेगा। राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि भूमिका निर्वाह में जो है बच्चा इन्वॉल्व होता है और बच्चा जो है इन्वॉल्व जब होगा तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से सीख रहा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? तो श्रवण है, वाचन है, या फिर पठन है, या फिर लेखन है? यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि पठन, क्योंकि सरसरी तौर पर पठन जो होता है वो जो है किसके उपकौशल होंगे? तो नॉर्मल सी बात है, पठन के ही होंगे। श्रवण का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने की बात नहीं हो रही है। वाचन भी नहीं होगा, यहाँ पर कोई स्पीच की बात नहीं हो रही, ना तो यहाँ पर बोलने की बात है। यहाँ पर जो है बात हुई है सरसरी तौर पर पठन, जो है पठन बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? तो क्या होगा यहाँ पर पठन हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? यहाँ पर ये बताना है कि लेखन कौशल की त्रुटि नहीं है। तो पहला है पत्र का जो है गलत प्रारूप, ये जो है हो सकता है, क्योंकि अगर आपने पत्र का प्रारूप ही गलत डाला है, आपको अपने फ्रेंड को जो है लेटर लिखना है और आपने जो है स्कूल के प्रिंसिपल का वहाँ पर नाम डाल दिया है, तो गलत हो जाएगा। विराम चिन्ह की त्रुटियां तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब विराम की वजह से जो है कुछ भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रुको मत जाओ, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि जब अगर हम सही से विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब निकल कर आ रहा होगा। तो ये भी है। स्वर शैली की त्रुटि, यही आपका नहीं होगा, क्योंकि स्वर शैली की त्रुटि, आप किस लहजे में लिख रहे हो, ये कोई त्रुटि नहीं होती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि हमको निगेटिव का निगेटिव ही आंसर देना होगा। तो कौशल त्रुटि नहीं है, तो यही स्वर शैली की त्रुटि जो होती है यही नहीं है। वर्तनी की त्रुटि भी हो सकती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
तो जो भी मैं आपको आंसर बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से बताती हूँ, तो प्लीज़ ये डाउट मत रखिएगा कि आंसर गलत है, ठीक है। तो डेली 3 बजे ज्वाइन हो। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं। सीटेट की एक बेहतर तैयारी करने के लिए डेली मेरे साथ 3 बजे ज्वाइन हो और साथ ही 5 बजे। इस बार भी सीटेट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन गया है। अगर पेपर 2 की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा डाउन गया है। तो अच्छे से तैयारी करनी है अगर सीटेट पेपर 2 की भी, तो 5 बजे ज्वाइन हो और एनसीईआरटी फॉलो करें। कंटेंट बिना पढ़े सीटेट क्वालिफाई अब नहीं हो सकता है। रीज़न ये है कि जो सीटेट हर एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही पूछ रहे हैं, तो इस वजह से आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो भी बता दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका एनालिसिस होगा कि आखिर आपने 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, अब इसमें से जो है आपने कितने अटेंड किए हैं, कितने आपके सही हुए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी हो रही है, बेहतर है या फिर नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी आपके फ्रेंड सीटेट की तैयारी कर रहे हो। बाकी क्लासेस कंटिन्यू हैं तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।